गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। केमिस्ट्री में आप लोगों का पार्ट नंबर 15 चल रहा था। पार्ट नंबर 15 का नाम पॉलीमर, और पॉलीमर में आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था बहुलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। उस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में आप लोगों ने 2 वर्गीकरण पढ़ लिए थे, और दोनों वर्गीकरण पढ़ने के बाद आज हम नेक्स्ट वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, और वर्गीकरण आज आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तीसरा वर्गीकरण आज हम पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर। कल हमने पढ़ा था एकलक इकाइयों के प्रकार के आधार पर, जिसमें आप लोगों ने सह बहुलक और सम बहुलक की चर्चा की थी। आज हम नेक्स्ट प्रकार पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर। मैं बता देता हूं आप लोगों को, संरचना का मतलब बहुलक में एकलक इकाइयां किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, बहुलक में एकलक इकाइयां किस प्रकार जुड़ी हुई है और जुड़ के कैसी संरचना का निर्माण कर रही हैं, इस आधार पर बहुलकों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात संरचना के आधार पर बहुलकों को 3 टाइप 3 भागों में बांटा गया। तीनों टाइप कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है आप लोगों के रेखीय बहुलक, रेखीय बहुलक, जिसकी हम बात करें इंग्लिश में तो लाइनर। लाइनर पॉलीमर, क्लियर। अब इस बहुलक में क्या होता है, आप लोग ध्यान देंगे, इन बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, और ये श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। मैंने कहा इनमें एकलक इकाइयां सीधी श्रृंखला का निर्माण करती है। इस तरीके से सीधी श्रृंखला का निर्माण करेंगी, हो गई। अब इनमें एकलक इकाइयां एक के ऊपर एक, इस तरीके से, एक के ऊपर एक, इस तरीके से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये सभी एकलक इकाइयां हैं, और एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखला का निर्माण कर रही हैं, और सीधी श्रृंखला का निर्माण करके ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। मतलब कंजक्टिव मामला होता है बिल्कुल। तो इसके कारण इनके घनत्व, इनका घनत्व यानी डेंसिटी इनकी कैसी होती है, अधिक होती है। ये सभी आपस में जुड़े हुए होंगे तो कैसा रहेगा, इनका घनत्व कैसा होगा, उच्च। क्वथनांक की बात करूं मैं इसको, तो इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कैसी चाहिएगी आप लोगों को, अधिक चाहिएगी। क्लियर होगी बात सबके। तो रेखीय बहुलक की आप लोगों ने चर्चा कर दी। वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती हैं और एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, कौन सा बहुलक कहलाता है, रेखीय बहुलक कहलाता है। इन बहुलकों के घनत्व व क्वथनांक का मान कैसा होता है, उच्च होता है। क्लियर होगी बात सबके। इसलिए इन बहुलकों को अपन क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो मैंने कह दिया पीवीसी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और आप लोगों के पॉलीथीन भी हो सकती है, पॉलीथीन। लेकिन पॉलीथीन कौन सी होगी आप लोगों की, पॉलीथीन होगी उच्च, उच्च घनत्व वाली। ये 2 एग्जाम्पल हैं आप लोगों के। क्लियर। अब इसमें एक लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से उसको रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से। इन बहुलकों में एकलक इकाइयां सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल व्यवस्थित होती हैं, अर्थात बिल्कुल संयुग्मित कंजक्टिव मामला होता है। इसका मतलब इनके घनत्व और क्वथनांक का मान कैसा होता है, उच्च होता है। एग्जाम्पल और संरचना की आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने एग्जाम्पल में पीवीसी लिख दिया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और पॉलीथीन वो भी कौन से घनत्व वाली, उच्च घनत्व वाली। इसका मतलब पॉलीथीन कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, उच्च घनत्व और निम्न घनत्व। नेक्स्ट अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे प्रकार की बात करें, तो दूसरा प्रकार है आप लोगों का शाखित श्रृंखला बहुलक।
ब्रांच, BRANCHED, ब्रांच चेन पॉलीमर। दूसरा प्रकार है आप लोगों के शाखित श्रृंखला बहुलक। होता क्या है, इन बहुलकों में भी एकलक इकाइयां जुड़कर सीधी श्रृंखला का निर्माण करती है। बिल्कुल सेम टू सेम किसके समान, जिस प्रकार रेखीय बहुलक की मैंने बात करी थी उसी प्रकार शाखित श्रृंखला बहुलक की भी मैं बात कर रहा हूं। इन बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं, लेकिन बीच बीच में इन श्रृंखलाओं में क्या पाई जाती हैं, शाखाएं पाई जाती हैं। शाखाएं पाए जाने के कारण ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, अर्थात एक दूसरे से दूरी बनाए रखती हैं। इस कारण से इनका घनत्व और क्वथनांक के मान कैसे होते हैं, रेखीय बहुलक से निम्न होते हैं। क्लियर। मैंने क्या बात की आप लोगों से, शाखित श्रृंखला में मैंने बात की आप लोगों से कि इनमें भी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर कैसी श्रृंखला का, सीधी श्रृंखला का, आपस में जुड़कर कैसी श्रृंखला का, सीधी श्रृंखला का, आपस में जुड़कर कैसी श्रृंखला का, सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। लेकिन बीच बीच में इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में इनके मध्य में पाए जाते हैं शाखाएं। शाखाएं कैसे, इस प्रकार से ये शाखाएं हैं। शाखाएं का मतलब आप लोग समझ गए होंगे शायद मेरी बात को। ये शाखाएं इस तरीके से निकली हुई रहती हैं। इन शाखाओं के कारण ही इनकी दूरी बन जाती है एकलक इकाइयों के श्रृंखलाओं के मध्य में। और जब एकलक इकाइयों के श्रृंखलाओं के मध्य में दूरी बन जाएगी तो इनके घनत्व का मान और इनके क्वथनांक के मान कैसे हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात सबके। तो आप लोग को दिख रहा है, एक तो मूल श्रृंखला होती है, ये तो आप लोगों की कैसी श्रृंखला है, मूल श्रृंखला। और ये सभी कैसी श्रृंखलाएं, ये सभी श्रृंखलाएं आप लोगों की पार्श्व श्रृंखला। जिस प्रकार पेड़ में एक मुख्य तना होता है और मुख्य तने के साथ में शाखाएं निकली हुई होती हैं, वही आप लोगों की क्या कहलाती है, शाखित श्रृंखला। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करना चाहें तो एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है, जब यहाँ उच्च घनत्व पॉलीथीन है तो यहाँ एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, निम्न घनत्व पॉलीथीन। और भी यदि मैं बात करना चाहूं तो ग्लाइकोजन, कई प्रकार से हो सकते हैं। क्लियर। अब नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं और नंबर 3 एग्जाम्पल है आप लोगों का तिर्यक बंद या जाल ग्राम। ज्यादातर यही पूछा जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। क्रॉस लिंक या नेटवर्किंग, पॉलीमर। तीसरा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे अच्छा प्रकार है। पहली बात तो ये संरचना के आधार पर तिर्यक बंद या जालक्रम की बात कर रहे हैं। शब्द से स्पष्ट हो रहा है, तिर्यक बंद मतलब बीच बीच में बंद बनेंगे। बंद बनेंगे तो किसका निर्माण होगा, जाल का निर्माण होना ही होना है। तो क्या लिख रहे हैं अपन, इन बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखलाओं का तो निर्माण करती हैं, लेकिन ये श्रृंखलाएं बीच बीच में तिर्यक बंधों के द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है। और तिर्यक बंधों के द्वारा जुड़ी होने के कारण किसका निर्माण होता है, जाल का। अब सर आपने कह दिया कि श्रृंखलाएं बीच बीच में कौन से बंध से जुड़ी हुई होती हैं, तिर्यक बंध से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन तिर्यक बंध होता किसका है, तो मैं कह दूं बेटा आप लोगों से, तिर्यक बंध होता है सहसंयोजक बंध, जिसको आप लोग हाइड्रोजन बंध भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से, इन बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं और ये श्रृंखलाएं आपस में तिर्यक बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तिर्यक बंधों के द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करती है, जाल का निर्माण करती है। जाल का निर्माण करने के कारण ये कैसी होती है बेटा, कठोर होती है। कैसी होती है, मजबूत होती है। इनके घनत्व का मान भी कैसा होगा बेटा, उच्च होगा। मैंने क्या बात की आप लोगों से, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो उधर देख लें आप लोग। देखो
इधर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इन बहुलकों में एकलक इकाइयां सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण करती है, सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण करती है, सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण करती है। क्लियर? और ये श्रृंखलाएं बीच बीच में कौन से बंध से जुड़ी हुई होती हैं? इस प्रकार से तिर्यक बंधों से, इस प्रकार से तिर्यक बंधों से, इस प्रकार से तिर्यक बंधों से जुड़ी हुई होती है। अब तिर्यक बंधों से जुड़े हुई होने के कारण ये कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। इनके क्वथनांक का मान भी कैसा हो जाता है? उच्च हो जाता है। तो मैं लिखना चाहूं आप लोगों से, ये तो आप लोगों की एकलक इकाई की श्रृंखला, ये तो आप लोगों की एकलक इकाई की श्रृंखला, और बीच में ये आप लोगों के कौन से बंध हैं? बीच में ये आप लोगों के तिर्यक बंध हैं। क्लियर हो जाने चाहिए। तिर्यक बंधों को सामान्यतः अपन कैसा बंध भी कह सकते हैं? सह संयोजक बंध। क्लियर बात सबके? अब तिर्यक बंध पाए जाने के कारण, सह संयोजक बंध पाए जाने के कारण ये कैसे होते हैं बेटा? इनकी प्रॉपर्टी में, इनके गुण में यदि अपन बात करना चाहे तो इनका गुण, एक तो ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं। क्वथनांक भी कैसा होता है? उच्च होता है। क्लियर होगी? घनत्व भी कैसा होता है? अधिक होता है। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल की यदि अपन बात करना चाहें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैं इसका इधर लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल है बेटा आप लोगों के बेकेलाइट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, बेकेलाइट कठोर या दृढ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि बेकेलाइट तिर्यक बंध पॉलीमर का एग्जाम्पल है, जिसमें एकलक इकाइयों के मध्य में कौन से बंध पाए जाते हैं? तिर्यक बंध या सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इस कारण से ये कैसे होते हैं बेटा? कठोर या दृढ़ होते हैं। क्लियर होगी बात सबके? तो ये आप लोगों के संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण हुआ। 3 टाइप आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। रेखीय बहुलक में एकलक इकाइयां श्रृंखला का निर्माण करती हैं जो आपस में संयुग्मित होती हैं, इसलिए इनके घनत्व और क्वथनांक का मान कैसा होता है? उच्च। साखित में श्रृंखला तो बनाती है लेकिन बीच बीच में पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इनका घनत्व और क्वथनांक कैसा हो जाता है? निम्न हो जाता है। तिर्यक बंध में एकलक इकाइयां श्रृंखला का निर्माण तो करती हैं और बीच बीच में कौन से बंध से जुड़ी होती हैं? तिर्यक या सहसंयोजक बंध से, जिसके कारण कैसी हो जाती है? कठोर, दृढ़ हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रकार, नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं बेटा बहुलकों के वर्गीकरण में संरचना के आधार के बाद तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यो की तो ये क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलकों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। पहला तो है आप लोगों का ताप सुघट्य, ताप सुघट्य, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो? ताप सुन्मय। इंग्लिश की बात करूं तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। हिंदी में भी लिख देता है थर्मोप्लास्टिक, ध्यान रखना। और दूसरा है आप लोगों का ताप दृढ़, ताप दृढ़। इंग्लिश की बात करूं तो थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। दोनों की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक और नंबर 2 थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक का मतलब ताप सुन्मय और थर्मोसेटिंग का मतलब ताप दृढ़। इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, अंतर स्पष्ट करें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, ताप सुन्मय और ताप दृढ़ में। 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 2 अंतर लिखने पड़ते हैं और 2 नंबर में आता है तो 4 अंतर आप लोगों को लिखने पड़ते हैं। तो ध्यान दो आप लोग, शब्द से आओ, शब्द से। ताप सुघट्य, ताप सुन्मय, थर्मोप्लास्टिक। क्या
वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर मृदु हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। फिर गर्म करने पर मृदु हो जाते हैं और ठंडा करने पर कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया बार बार यदि दोहराई जाए तो इस प्रकार के पॉलीमर को, बहुलक को आप लोग क्या बोलेंगे, ताप सुन्मय या ताप सुघट्य पॉलीमर। ऐसा क्यों होता है कि सर इनके मध्य में तिर्यक बंध उपस्थित नहीं होता है, और यदि उपस्थित भी होता है तो बिल्कुल किसके बराबर, न के बराबर होता है। नेक्स्ट बात, इनमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यदि रासायनिक परिवर्तन होता तो एक बार क्रिया करने के बाद वह दोबारा क्रिया नहीं करता। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ताप सुघट्य और ताप सुन्मय की बात मैं कर रहा हूं। वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर ये मृदु हो जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। बार बार यह प्रक्रम यदि दोहराया जाए तो एक बार मृदु और एक बार कठोर हो जाए तो वो बहुलक आप लोगों का क्या कहलाएगा, ताप सुघट्य बहुलक। ऐसा क्यों, क्योंकि इन बहुलकों के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई तिर्यक बंध या सहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है, इसलिए ये आसानी से बन जाते हैं और आसानी से बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी सह उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण इनकी बनावट में कोई अंतर नहीं आता है और ये पुनः अपनी आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे बहुलक को आप लोग क्या बोलेंगे, ताप सुघट्य या थर्मोप्लास्टिक बहुलक। अब हम बात करें ताप दृढ़ की, जस्ट अपोजिट करो, क्या दिक्कत है। वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर मृदु हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, लेकिन पुनः गर्म करने पर मृदु नहीं होते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया बार बार दोहराई नहीं जा सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं, अर्थात इन्हें गर्म करने पर तिर्यक बंध टूट जाते हैं और टूटने पर इनमें क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन होने के कारण ये अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बहुलकों को आप लोग क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग। अब मैंने आप लोगों से कहा कई प्रकार की कुर्सियां ऐसी टूट जाती हैं, उसको अपन बेच देते हैं, बेचने वाले उसको गर्म करके पिघला लेते हैं और फिर साँचों में डाल के उसको उसी प्रकार की आकृति का निर्माण कर लेते हैं। तो वो बहुलक तो आप लोगों का क्या कहलाएगा, थर्मोप्लास्टिक। और कई प्रकार की प्लास्टिक ऐसी होती है जिन्हें गर्म करने पर हम पिघला तो लेते हैं लेकिन उन्हें आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो बहुलक होते हैं आप लोगों के थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं आप लोगों के सामने रखूं तो आप लोग लाइट के जितने भी बोर्ड देखते हो उन बोर्डों में जो बटन, जो प्लास्टिक उपयोग होता है वो सभी कैसे होते हैं, थर्मोसेटिंग। जल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, लेकिन पिघलेंगे नहीं, और पिघल भी जाएंगे तो उन्हें संरचना में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग। तो सामान्य सी जानकारी लिख देता हूं मैं आप लोगों को, नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट डाल के फटाफट अपन लिख देते हैं। क्या, गर्म करने पर मुलायम व ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। प्रक्रम को बार बार दोहराया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। दूसरी हम यदि बात करना चाहिए पहला पॉइंट की, दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों के, तिर्यक बंध उपस्थित नहीं होते। तीसरे पॉइंट की बात करूं, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया। आगे हम यहां क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल की बात। इधर जस्ट इसका प्रक्रम को बार बार दोहराया नहीं जा सकता।
दूसरे पॉइंट की बात करें, तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। इधर तो एग्जाम्पल आप लोगों का पीवीसी हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है, और इधर एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो बेकेलाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, बेकेलाइट और मेलामीन। ये आप लोगों के तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलकों को आप लोगों ने दो भागों में बांट दिया था, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। आप लोग बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई प्रकार से ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट बेटा एग्जाम, नेक्स्ट आप लोगों का वर्गीकरण का प्रकार है आणविक बलों के आधार पर। अब आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को फिर पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर पहला प्रकार तो है आप लोगों का प्रत्यास्थ बहुलक या इलास्टोमियर्स, और नंबर दूसरा है रेसे या फाइबर्स। नंबर पहला प्रत्यास्थ और नंबर दूसरा रेसे। अब इस प्रत्यास्थ बहुलक में आप लोग इंग्लिश पे आओ, इंग्लिश क्या लिख रही है इसकी, इलास्टोमियर्स। और आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा इलास्टिक, देखा भी होगा, समझा भी होगा। सर इलास्टिक हमने खूब देखा है, खींचने पर लंबा हो जाता है और छोड़ने पर पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इन्हें प्राय क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बहुलकों को, प्रत्यास्थ बहुलकों को प्राय हम क्या बोलते हैं, रबर बोलते हैं, जिन्हें एक निश्चित सीमा तक खींचने पर ये खिंच जाते हैं, लंबा हो जाते हैं, और पुनः छोड़ने पर यह पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाते हैं। इसका मतलब इनके मध्य में विशेष प्रकार के या दुर्बल प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तिर्यक बंध। उन तिर्यक बंधों के कारण खींचने पर या छोड़ने पर ये वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात इनके मध्य में दुर्बल अंतरा आणविक बल उपस्थित होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में। इन बहुलकों को प्राय हम क्या बोलते हैं, रबर बोलते हैं। इन बहुलकों में एकलक इकाइयों के मध्य अंतरा आणविक बल बहुत दुर्बल होता है, अर्थात इन्हें खींचने पर ये खिंच जाते हैं और छोड़ने पर पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाते हैं। सर बात समझने आ गई, खींचने पर खिंच जाते हैं क्योंकि दुर्बल अंतर आणविक बल उपस्थित होते हैं, लेकिन छोड़ने पर पुनः अपनी स्थिति में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि इनके मध्य में दुर्बल ही क्या पाए जाते हैं, तिर्यक बंध पाए जाते हैं, और वो तिर्यक बंध एकलक इकाइयों की श्रृंखलाओं को वापस अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो खिंच जाएंगे, खिंचने का कारण तो क्या है, दुर्बल अंतर आणविक बल है, वापिस अपनी स्थिति में आ जाएंगे, उसका कारण क्या है, तिर्यक बंध। क्लियर हो गई बात सबके। लेकिन निश्चित सीमा तक, सर निश्चित सीमा तक ही क्यों, यदि उनको उच्च सीमा तक खींचा जाएगा तो तिर्यक बंध टूट जाएंगे, और जब तिर्यक बंध टूट जाएगा तो वह रबर पुनः अपनी वापस स्थिति में नहीं आएगा। ऐसे बहुलकों को या बहुलक के ऐसे गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, और इन बहुलक को हम प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। नंबर दूसरा है आपका रेशा फाइबर, यानी कपड़े की बात करूं मैं, और कपड़े में किसका प्रयोग होता है, धागे का। तो रेशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, धागा कहा जाता है। इनके मध्य में प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये खिंच नहीं पाते, और खिंचते हैं तो बहुत कम, बहुत कम, अर्थात इनके मध्य में प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है, अर्थात तिर्यक बंधों की मात्रा या संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। अधिक होने के कारण ये मजबूत होते हैं, और मजबूत होने के कारण ये खिंच नहीं सकते हैं और वापिस अपनी स्थिति में नहीं आ सकते हैं। तो रेशा का मतलब तो धागा, और प्रत्यास्थ का मतलब रबर। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के बारे में सामान्य जानकारी, क्या लिख रहा हूं ध्यान से। इन्हें सामान्यतः रबर कहते हैं, इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं बेटा, रबर कहते हैं। दुर्बल अंतरा आणविक बलों से एकलक इकाइयां जुड़ी हुई होती हैं, एकलक इकाइयां
जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करें तिर्यक बंध कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। निश्चित सीमा तक खिंच जाते हैं और तिर्यक बंधों के कारण पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। क्लियर होगी बात सबके? एग्जाम्पल की हम बात करना चाहें तो एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूं। ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये दो रबड़ हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। इधर हम बात करें रेशे में, इन्हें सामान्यतः धागा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इधर से देखते हुए कर लेना। दुर्बल की जगह प्रबल अंतराण्विक बल, प्रबल अंतराण्विक बलों से एकलक इकाइयां जुड़ी होती है। और थर्ड हम बात कर रहे हैं तिर्यक बंध अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। तिर्यक बंध अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। और बात करें खिंचने का गुण प्राय न के बराबर होता है। न के बराबर होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें टेरिलीन, कपास, नायलॉन 66 आदि। ये लो, आणविक बलों के आधार पर कितने प्रकार के पढ़ लिए? आणविक बलों के आधार पर हमने दो प्रकार के पढ़ लिए, प्रत्यास्थ बहुलक और रेशेदार बहुलक, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बता दी है। आज आप लोगों के बहुलकों का वर्गीकरण पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।